यूपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और उनसे संबंधित जो समाधान हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं और अन्य प्रकार की जो एजेंसियां हैं सरकार की किस प्रकार काम करती हैं, उनसे संबंधित बातों पर चर्चा की जा रही है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं मानव तस्करी और अवैध प्रवासन के बारे में। ये दोनों भारत की आंतरिक सुरक्षा को किस हिसाब से गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं और भारत के सामाजिक ताने बाने को किस प्रकार से बिगाड़ती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें किस प्रकार बाह्य राज्य अभिकर्ता और गैर राज्य अभिकर्ता कैसे इन घटनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और किस प्रकार भारत में बहुआयामी दबाव पड़ रहा है, इन सब बारे में जानते हैं। पहला जानते हैं कि मानव तस्करी और अवैध प्रवासन बाह्य अभिकर्ताओं की भूमिका और इसका भारत पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में जानते हैं। मानव तस्करी में बाह्य अभिकर्ताओं की भूमिका क्या है? मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है जिसमें बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के माध्यम से लोगों का शोषण करने का उद्देश्य है। इसमें उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जैसे बाह्य राज्य अभिकर्ता की क्या भूमिका होती है? प्रत्यक्ष तौर पर राज्य अभिकर्ता जो है मानव तस्करी को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन उसकी नीतियां और जानबूझकर की गई निष्क्रियता इसको अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा जरूर देता है। जैसे कमजोर सीमा प्रबंधन आप कर रहे हैं। जैसे कुछ पड़ोसी देश हैं जो ढीला ढाला सीमा प्रबंधन कर रहे हैं या भ्रष्टाचार मानव तस्करों को भारत में और भारत के बाहर आसानी से लोगों को ले आने और ले जाने का मौका भी दे रहे हैं। जैसे नेपाल और बांग्लादेश, इन सब क्षेत्रों से ज्यादातर तस्करों की एक्टिविटी देखी जा सकती है। साथ ही साथ कुछ पड़ोसी देशों में संघर्ष और अस्थिरता का जब माहौल बना रहता है तो ये भी जो है नागरिक तस्करों को आसानी से शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वे वहां की देश की आंतरिक संघर्ष और अस्थिरता के माहौल का फायदा उठाते हैं और वे भारत में शरणार्थी और अवैध प्रवासी के रूप में प्रवेश करते हैं और जहां वे बाद में तस्करी का शिकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो म्यांमार में रोहिंग्या संकट, कई रोहिंग्या बांग्लादेश और फिर भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर गए, जहां वे अक्सर तस्करी नेटवर्क के चंगुल में फंस गए। गैर राज्य अभिकर्ता इसमें किस प्रकार रोल निभाता है मानव तस्करी में? ये तस्करी के प्राथमिक चालक होते हैं और ये इसमें बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे संगठित आपराधिक गिरोह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, ये गिरोह मानव तस्करी के बड़े बड़े नेटवर्क चलाते हैं जिसमें यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, अंगों की तस्करी या बाल भिक्षावृत्ति जैसे उद्देश्यों के लिए लोगों को सीमा पार से ले आया जाता है। ठीक उदाहरण के लिए जैसे देखें तो नेपाल और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को भारत में लाकर यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है तथा उसमें धकेला जाता है। इसके साथ ही साथ भारत और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों की तस्करी भी होता है। आतंकवादी और विद्रोही समूह जो हैं किस प्रकार मानव तस्करी को बढ़ावा देते हैं, इसके बारे में देखते हैं। कुछ आतंकवादी समूह अपने वित्त पोषण के लिए मानव तस्करी का सहारा लेते हैं या वे जबरन भर्ती के लिए भी लोगों का अपहरण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखें तो दुनिया के कई हिस्सों जैसे कि ISIS समूह वाले ग्रुप जो हैं वो अपने नियंत्रण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर रखते हैं तथा उनकी तस्करी भी करते हैं। और भारत में भी ऐसे कई ग्रुप एक्टिव हैं, जैसे उग्रवादी समूह जिसको नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं या जहाँ पे उग्रवादी गतिविधियां हो रही हैं, वहाँ पे भी लोगों को जबरन भर्ती करने के लिए अपहरण किया जाता है, साथ ही साथ तस्करी भी किया जाता है। अब अवैध प्रवासन में बाह्य अभिकर्ताओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताते हैं। अवैध प्रवासन उन व्यक्तियों का आंदोलन है जो कानूनी रूप से किसी देश में प्रवेश करते या रहते नहीं हैं। इसमें बाह्य राज्य अभिकर्ता की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताते हैं। इनकी भूमिका अक्सर राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है। ठीक है, जानबूझकर ढिलाई और प्रोत्साहन, जैसे सीमा प्रबंधन में
ये ढिलाई बरतते हैं, जिससे अवैध प्रवासन होता है। साथ ही साथ कभी कभी ये इसको प्रोत्साहित भी करते हैं, ताकि भारत जैसे देशों की जनसांख्यिकी संतुलन को बिगाड़ा जा सके और वहाँ की सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ा जा सके। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बांग्लादेश से भारत में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन होता है और बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई भी इस पे पर्याप्त रोक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के पूर्वी क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अब कुछ फैक्टर क्या होते हैं जिसकी वजह से प्रवासन बढ़ता है? किसी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति या परिस्थितियां, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं वहां के लोगों को भारत में अवैध प्रवासन के लिए ढकेलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों की आर्थिक स्थिति और वहां की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से लोग बेहतर जीवन की तलाश में भारत आने के लिए मजबूर रहते हैं। अब इसमें गैर राज्य अभिकर्ता की क्या भूमिका है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये गैर राज्य अभिकर्ता जो होते हैं, प्रवासियों को सीमा पार कराने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। इनके गिरोह होते हैं, तस्कर और गिरोह किस प्रकार काम करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये गिरोह जो है व्यक्तियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने के लिए मोटा पैसा भी लेते हैं। अक्सर इन्हें अच्छी नौकरी का लालच देते हैं और बेहतर जगह रहने और जीवन बिताने का वादा भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रवासियों के शोषण के लिए इन्हें मजबूर भी कर सकते हैं ये, और उच्च स्तर पर यह देखा गया इन्हें अक्सर मजबूर ही किया जाता है तथा तस्करी और प्रवासन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो पश्चिम बंगाल और असम की सीमा पर ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं जो सीमा पार लोगों को भारत में ले आते हैं। अब स्थानीय नेटवर्क के हिसाब से काम करता है इसमें। अवैध प्रवासियों को अक्सर सीमा पार करने के बाद स्थानीय स्तर पर मदद मिल जाती है, जैसे उनके लिए फर्जी दस्तावेज बनाना है, काम दिलाना है, और ये नेटवर्क गैर राज्य अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। अब भारत की जनसंख्या और उसके जनसांख्यिकी और सामाजिक ताने बाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। मानव तस्करी और अवैध प्रवासन दोनों ही भारत के लिए गंभीर और बहुआयामी प्रभाव डालते हैं। बहुआयामी प्रभाव में कौन कौन से प्रभाव किस किस क्षेत्रों में पड़ते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको। जनसांख्यिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें जनसांख्यिकी परिवर्तन। अवैध प्रवासन कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में स्थानीय जनसंख्या को बदल देता है, जिससे स्थानीय आबादी अक्सर अल्पसंख्यक बन जाती है और जो प्रवासन से आई हुई आबादी है वो बहुसंख्यक बन जाती है। उदाहरण के लिए असम में बांग्लादेशी प्रवासियों की भारी संख्या ने स्थानीय जाति समूहों के बीच पहचान और राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया है। कई स्टूडेंट समूह भी, जैसे बोडो जनजाति समूहों द्वारा भी कई बार विद्रोह प्रदर्शन देखने को मिला है। संसाधनों पर दबाव। ये संसाधनों पर दबाव कैसे डालते हैं? जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे अवैध प्रवासी भी आए और वहाँ की स्थानीय जनसंख्या भी है, उनके लिए भूमि, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसे संसाधन सीमित हो जाते हैं, उस पर भारी प्रभाव पड़ता है और यह दबाव आंतरिक विद्रोह का एक स्वरूप ले लेता है। अब सामाजिक ताने बाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक तनाव और संघर्ष। पहला, स्थानीय और प्रवासी आबादी के बीच संसाधन और पहचान को लेकर तनाव पैदा हो सकता है और जिससे कभी कभी यही सामाजिक अशांति हिंसा का रूप भी ले सकती है। कानून और व्यवस्था की समस्या। इसमें क्या है कि अवैध प्रवासियों और तस्करों के नेटवर्क से अपराधों में वृद्धि हुई है। तस्करी और शोषण से जुड़े गिरोह आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन की क्या स्थिति हो सकती है? बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं पर प्रभाव डालते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान के नुकसान का डर बना रहता है। कमजोर वर्ग का शोषण। मानव तस्करी से समाज के सबसे कमजोर वर्ग, महिलाएं, बच्चे और गरीब का शोषण होता है, जिससे गरीबी और असमानता का दुष्चक्र और मजबूत होता रहता है। कट्टरता और उग्रवाद का फैलाव कैसे होता है?
कभी कभी अवैध प्रवासियों में से कुछ तो बाह्य अभिकर्ता कट्टरपंथी बनाने और उन्हें उग्रवादी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास करते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है। अवैध प्रवासी जो हैं अक्सर कम मजदूरी पर काम करने लगते हैं। जब वो कम मजदूरी पर काम करते हैं तो स्थानीय मजदूरों को जो मजदूरी दर मिलती थी वो प्रभावित होती है और इससे गरीबी बढ़ती है और विद्रोह प्रदर्शन भी बढ़ते हैं। इसमें निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है इसका? मानव तस्करी, अवैध प्रवासन, बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा बढ़ावा दिए जाने पर भारत की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और जनसांख्यिकी संतुलन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहे हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक मजबूत सीमा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव तस्करी विरोधी कानूनों का सख्त क्रियान्वयन और प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।